हमारा अगला टॉपिक है अर्थव्यवस्था की चुनौतियां। जो पहला पॉइंट आता है वो है आर्थिक असमानता। मतलब अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी चुनौतियां हैं उनके बारे में बात करें तो पहला पॉइंट है आर्थिक असमानता। अमेरिका की ताकतवर अर्थव्यवस्था के बावजूद वहां गहरी आर्थिक असमानता है। समाज का एक छोटा हिस्सा अधिकांश संपत्ति और आय पर नियंत्रण रखता है, जबकि मध्यम और निम्न वर्ग संघर्ष कर रहा है। ठीक है, नॉर्मली बात है कि वहां पे जो अर्थव्यवस्था है वो तो पावरफुल है, बट क्या हो रहा है कि समाज में जो कुछ लोग हैं उनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, सबसे ज्यादा आय है। ठीक है, वो लोग इन चीजों पर क्या कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं। कि मतलब ऐसा है कि वहां के समाज में कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है और बचे हुए सभी लोग क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन के लिए। आगे बात करें दूसरे पॉइंट में तो महत्वपूर्ण असमानताओं की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं में अंतर है, शिक्षा की असमान पहुंच है, फिर सामाजिक सुरक्षा में असमानता है। ये सभी क्षेत्र समाज के कमजोर वर्गों को प्रभावित करते हैं। ठीक है भाई, स्वास्थ्य सेवाओं में अंतर मतलब कुछ लोगों को तो भाई एक प्रकार से हम ये कहें कि स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही ज्यादा अच्छी मिल रही है, बट कुछ लोग वो स्वास्थ्य सेवाएं अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सेम वहां पे एजुकेशन सेक्टर में भी ऐसा है कि भाई कुछ लोग तो बहुत अच्छी जगह पढ़ रहे हैं और जो बचे हुए लोग हैं नॉर्मल, ठीक है, वो लोग ऐसी जगह पढ़ रहे हैं जहाँ पे ना शिक्षा व्यवस्था अच्छी है ना कुछ, और दूसरा तो कई लोगों की वहां पे पहुंच भी नहीं है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट आता है सामाजिक सुरक्षा में असमानता। भाई समाज में रह रहे हैं, सुरक्षा है तो कुछ लोगों को बहुत अच्छी सुरक्षा दी जा रही है, उनका जीवन यहाँ पर बहुत अच्छा है, और वहीं कुछ लोगों को वही एक प्रकार से कहें कि डेली बेसिस पे काफी सारी चीजें झेलनी पड़ती है क्योंकि वहां पे सुरक्षा में असमानता देखी गई है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या करता है, फिर भी मजबूत पुनर्निर्माण क्षमता। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में नवाचार मतलब इनोवेशन और लचीलापन है जो किसी भी संकट से उभरने और नए अवसर पैदा करने में मदद करता है। ठीक है, अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक तो इनोवेशन करने में लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, और वहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अर्थव्यवस्था में लचीलापन है। तो क्या हो रहा है कि अगर कोई संकट आता भी है ना तो वो संकट से टैकल करना या संकट से उभरने में उन्हें टाइम नहीं लगता, क्योंकि उनके पास इनोवेशन भी है और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी भी है। ठीक है, और नए नए अवसर पैदा होते रहते हैं। चौथा पॉइंट क्या आता है, वैश्विक नेतृत्व की भूमिका। अमेरिका की आर्थिक शक्ति उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णायक भूमिका देती है। इसके जरिए वह विश्व की नीतियां और संस्थाओं को प्रभावित करता है। ठीक है, अमेरिका क्या है, एक वैश्विक स्तर पर हम कहें तो पावरफुल देश है। ठीक है, आर्थिक रूप से भी पावरफुल है और हम कहें कि वैसे आर्मी के बेसिस पे भी पावरफुल है। तो यहाँ पे आर्थिक रूप की अगर हम बात करें तो आर्थिक शक्ति क्या करती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णायक भूमिका प्रदान करती है। मतलब कि भाई एक प्रकार से कहें कि अमेरिका के पास काफी हद तक डिसीजंस लेने की पावर है। ठीक है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से सभ्य देश है और आर्थिक रूप से एक कहें कि भाई डेवलप्ड कंट्री है। तो ये उसे क्या देती है, उसकी आर्थिक शक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे निर्णायक भूमिका देती है। अब इससे क्या होता है, इसके जरिए वो विश्व की नीतियों और संस्थाओं को प्रभावित करता है, जैसे यूनाइटेड नेशन, G7। ठीक है, और और कहें हम नाटो, इन सब में अमेरिका की एक अच्छी खासी भूमिका है। आगे बात करें समाज और अर्थव्यवस्था का आपसी संबंध क्या है। अमेरिका में समाज का और अर्थव्यवस्था का एक दूसरे से क्या संबंध है, अगर हम अमेरिका की आधार पर देखें तो एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं दोनों। अमेरिका का समान समाज और अर्थव्यवस्था आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। समाज की विविधता, संस्कृति और उद्यमशीलता की भावना आर्थिक विकास की नींव रखती है। ठीक है भाई, नॉर्मल सी बात है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था और वहाँ का समाज एक दूसरे से काफी गहराई से जुड़ा हुआ है। समाज में विविधता, समाज में जो जो डाइवर्सिटी है, कई सारे अलग अलग प्रकार के लोग वहां पे आके रह रहे हैं वो, फिर संस्कृति और उद्यमशीलता है, ये भावना क्या करती है, आर्थिक विकास की नींव को रखती है कि भाई आर्थिक रूप से विकास करना है। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा पॉइंट आता है आर्थिक विकास से सामाजिक सशक्तिकरण। जब अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो समाज भी सशक्त बनता है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर सुधार होता है। ठीक है, जब क्या होगा, अर्थव्यवस्था विकसित होगी, अर्थव्यवस्था डेवलप होगी, ठीक है, तो समाज भी जो है वो वहाँ का पावरफुल बनेगा। अब पावरफुल बनने के साथ साथ भाई इसमें शिक्षा भी आ जाती है, स्वास्थ्य भी आ जाता है और जीवन स्तर में भी सुधार होता है। ठीक है, जब एक अच्छा समाज होगा, एक सशक्त समाज होगा, तो वहाँ के लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दी जाएगी और उनका जो जीवन स्तर है उसे क्वालिटी जीवन बनाया जाएगा या जीवन स्तर को आप कहें कि सुधारा जाएगा। तीसरे पॉइंट में आता है लोकतांत्रिक मूल्यों और नवाचार। अमेरिका का समाज लोकतांत्रिक सिद्धांतों, स्वतंत्रता और नवाचार की भावना के कारण भविष्य के लिए आशवान आशावान रहता है, भले ही वर्तमान में कुछ चुनौतियां मौजूद हो। ठीक है, देखिए अमेरिका का जो समाज है वो लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर, स्वतंत्रता और नवाचार की भावनाओं का क्या है कारण, इन चीजों के कारण क्या करता है, भविष्य के लिए आशावान है। भविष्य का क्या मतलब है कि भाई वहां के जो लोग हैं, ठीक है,
उनका भाई भविष्य, एक प्रकार से कहें कि उन्हें आशा है कि हाँ कहीं ना कहीं हम लोग इन फ्यूचर डेवलप, मतलब एक प्रकार से जो चुनौतियां अभी देख रहे हैं इन फ्यूचर वो चुनौतियां हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की मेंटेलिटी वहां के लोगों की है। आगे बात करें समाज से, समाज के भीतर विविधता और उससे जुड़ी समस्याएं। हम अमेरिका में देखें कि भाई समाज में आप कहें कि विविधता भी है, तो उससे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो कौन सी हैं। पहला पॉइंट आता है जातीय, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता के बारे में। ठीक है, अ- अमेरिकी समाज में विभिन्न जाति, धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं, जिससे समाज समृद्ध और सक्रिय बना है। ठीक है, अमेरिका का समाज कैसा है, वहां पे एक प्रकार की जाति या धर्म के लोग नहीं रहते कि भाई एक ही प्रकार के सब कुछ हो, नहीं, वहां पे अलग अलग प्रकार की जाति के लोग, अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग और अलग अलग संस्कृतियों से आए हुए लोग वहां पे मिक्स रहते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है वहां का जो समाज है ना वो समृद्ध है और सक्रिय बना रहता है, मतलब एक्टिव बना रहता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बताया गया नस्लीय भेदभाव और सामाजिक असमानता देखने को मिलती है। अमेरिका में नस्लीय भेदभाव और सामाजिक असमानता अभी भी एक प्रमुख समस्या है, जिसे दूर करने एक निरंतर चुनौती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई जो विविधता है, ठीक है, डाइवर्सिटी है वहां के समाज में, उसमें क्या क्या समस्याएं हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से हम ये कहें ये वाला जो पॉइंट है ये समस्या को क्लियरफाई नहीं करता, बट ये बताता है कि हाँ भाई वहां पे अलग अलग प्रकार के लोग, धर्म, जाति और संस्कृति के लोग रहते हैं, तो ठीक है वहां का समाज क्या समृद्ध रहता है और सक्रिय बना रहता है। वहीं दूसरा पॉइंट ये डिस्कस करता है कि भाई नस्लीय भेदभाव ना आज भी है, वहां पे काले गोरे का फर्क देखने को लोग आपको मिल जाएगा। ठीक है, डेली बेसिस पे आपको देखने को मिल जाएगा कि लोग भाई जो रेसिज्म है, इस प्रकार की चीजें वो वहां पे करते हैं। फिर नस्लीय भेदभाव के साथ साथ सामाजिक असमानता का भी देखने को मिल जाता है। सामाजिक असमानता मतलब समाज के वर्गों में असमानता। कुछ वर्ग तो भाई बहुत ही अच्छे खासे हैं, ठीक है, कुछ वर्ग समाज का बहुत ज्यादा चीजें झेल रहा है, ठीक है, दबा हुआ है, तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिल जाती है। और ये एक प्रकार से कहें कि प्रमुख समस्या है जिसको निरंतर चुनौतियां सामना कर रही है। फिर आगे देखें कि वैश्विक प्रेरणा का स्रोत। इन समस्याओं के बावजूद अमेरिका स्वतंत्रता, लोकतंत्र और अवसरों की वजह से पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बना हुआ है। ठीक है, देखिए पूरी दुनिया के लोग हम कह सकते हैं कि या विश्व के काफी लोग अमेरिका में जाकर रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की चीजें हैं, बट नहीं जा पा रहे। ठीक है, क्योंकि प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। प्रेरणा का स्रोत मतलब कि भाई लोगों को एक प्रकार से अट्रैक्शन है उस प्लेस से, क्योंकि वहां पे लोगों को स्वतंत्रता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और वहां पे सबसे बड़ी चीज है कि वहां पे अवसर है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज हैं लोगों के पास जो वहां पे जाके अपना अच्छा खासा जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट है कि भाई समाज के भीतर जो विविधता है उससे जुड़ी हुई समस्याएं क्या हैं, ये हमने कवर अप की। फिर अर्थव्यवस्था और समाज का एक दूसरे से क्या संबंध है, हमने ये चीजें कवर अप करी। फिर अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को भी हमने समझा। ठीक है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की विशेषता को भी हमने देखा, और अमेरिका की जो समाज है उसकी विशेषताओं को भी हमने देखा। इसीलिए यहाँ पे हमने अमेरिका का समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में बात करी, और काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है आपसे सीधा पूछ लिया जाए समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था को रहने दिया जाए, या फिर अर्थव्यवस्था के बारे में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर अप करें सारे अच्छे से पता होने चाहिए, मतलब बेसिक डिटेल्स उन पॉइंट्स के बारे में पता होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा आंसर रिटर्न कर पाएंगे अपने एग्जाम्स के दौरान। हमारा अगला टॉपिक है संयुक्त राज्य अमेरिका की दलीय प्रणाली। ठीक है, अब यूएसए में जो दलीय प्रणाली है, ठीक है, टू पार्टी सिस्टम है, उसके बारे में समझते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीति में दो प्रमुख राजनीतिक दल, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी का वर्चस्व है। ठीक है, मतलब दो दलीय प्रणाली है वहां पे, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी। इस वजह से अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली पाई जाती है। यह प्रणाली देश की राजनीति में स्थिरता और स्पष्ट प्रतिस्पर्धा बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, ये जो प्रणाली है जो कि है द्विदलीय प्रणाली, ठीक है, ये क्या करती है, देश की राजनीति में स्थिरता, मतलब उसको आप कहें कि भाई स्थिरता का मतलब कि हिलेगी नहीं। ठीक है, और स्पष्ट रूप से प्रतिस्पर्धा, मतलब कंपटीशन, वो भी स्पष्ट रूप से क्लियरली कंपटीशन देखने को मिलता है। दोनों दलों के बीच विचारधारा, नीतियों और सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण में गहरा अंतर है। ठीक है, ये जो दोनों पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, इनके बीच में भाई विचारधाराओं में अंतर है, इनकी नीतियों में अंतर है, और सामाजिक आर्थिक जो दृष्टिकोण है इन पार्टियों का, इसमें काफी क्लियर अंतर देखने को मिलता है। अब बात करें डेमोक्रेटिक पार्टी आमतौर पर प्रगतिशील नीतियां, सामाजिक कल्याण और सरकारी हस्तक्षेप को जरूरी मानती है। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो क्या मानती है भाई, प्रगतिशील नीतियां, ऐसी नीतियां जो कि प्रगति करती रहे। ठीक है, सामाजिक कल्याण मतलब समाज के कल्याण के लिए काम करने, और सरकारी हस्तक्षेप, सरकार का हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। ठीक है, इन चीजों को वो मानती है। वहीं अगर हम बात करें रिपब्लिकन पार्टी की, तो रिपब्लिकन पार्टी का झुकाव
व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, सीमित सरकार मतलब जो गवर्नमेंट है वो सीमित होनी चाहिए, ठीक है, उसका हस्तक्षेप भी सीमित होना चाहिए, और आर्थिक उदारीकरण लिबरलाइजेशन की और अधिक ध्यान देती है, ठीक है। रिपब्लिकन पार्टी भाई देती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, सीमित सरकार पर और आर्थिक उदारीकरण की ओर ज्यादा ध्यान देती है। इन दोनों दलों का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ। डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1828 में हुई थी, जबकि रिपब्लिकन पार्टी की जो स्थापना है वो 1854 में हुई, या जो 54 है उसमें बनी थी, जिसने शुरू में गुलामी के विरोध और संघीय एकता के मुद्दे पर अपनी पहचान बनाई थी, ठीक है। रिपब्लिकन पार्टी की अगर हम बात करें तो भाई इसने शुरुआत में क्या करा, तो गुलामी के विरुद्ध और संघीय एकता के जो मुद्दे थे इनके ऊपर अपनी पहचान बनाई, इन चीजों को ध्यान में दिया। दोनों दलों ने अलग अलग समय पर अमेरिका की सत्ता संभाली और देश की नीतियों को दिशा दी थी, ठीक है। जो दोनों पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, इन्होंने भाई अलग अलग समय पर क्या करा, अमेरिका की सत्ता को संभाला और बहुत अच्छे से कहें तो नीतियां बनाई, ठीक है, और नीतियों की दिशा में काम किया था। संविधान में राजनीतिक दलों का कोई सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत में फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट जैसे गुटों ने दलों की नींव रखी थी, ठीक है। देखिए, जब संविधान बना था ना, उस समय उस संविधान में राजनीतिक जो पार्टीज थी उनके बारे में कुछ लिखा नहीं गया था, या सीधी तौर पर कुछ नहीं बताया गया था। फिर भी 18वीं शताब्दी का जो अंत था, ठीक है, उसमें फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट ये जो गुट थे, या हम कहें जो ग्रुप थे, इन्होंने ये जो पार्टी थी इनकी नींव रखी थी, इनकी शुरुआत करी थी। आज भी राष्ट्रपति कांग्रेस और राज्य स्तरीय चुनावों में दोनों दलों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम आज भी बात करें तो राष्ट्रपति कांग्रेस और राज्य स्तर पर जो चुनाव होते हैं, ठीक है, इन चुनावों में जो दोनों पार्टी हैं उनके बीच में कड़ी स्पर्धा, मतलब हम कहें कि काफी अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलता है। अमरीकी दलीय प्रणाली की एक बड़ी विशेषता इसका विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन है। हर दल के पास राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर अपने अलग अलग संगठन होते हैं जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। वह प्रणाली स्थानीय जरूरतों के अनुसार नीतियां और उम्मीदवारों को तय करने में मदद करती है, ठीक है। अगर हम बात करें जो अमेरिका में जो दल प्रणाली है, ठीक है, उसमें विकेंद्रीकरण है, उसकी इंपॉर्टेंट जो विशेषता है वो है विकेंद्रीकरण, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब सेंटर के पास मेन पावर नहीं होगी, ठीक है। मेन पावर जो हम कहें तो जो पावर होगी उसका बंटवारा पहले से ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई केंद्र में सबसे ज्यादा पावर है और बचे हुए जो राज्य हैं या प्रांत हैं उनके पास कम पावर है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वीक डिसेंट्रलाइजेशन प्लेस है। अब बात करें, हर दल के पास क्या है, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर अपने अलग अलग संगठन है। भाई राष्ट्रीय स्तर पर मतलब नेशनल लेवल पर अपना एक ग्रुप होगा, फिर स्टेट लेवल पर अपना एक ग्रुप होगा, और साथ के साथ जो छोटे छोटे स्थान है उनके लेवल पर भी अपना एक ग्रुप होगा, संगठन होगा, जो क्या करेगा, स्वतंत्र रूप से काम करेगा। जो संगठन बनाए गए हैं वो स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, किसी के भी अंतर्गत वो नहीं आते, ठीक है। हर प्रणाली स्थानीय जरूरतों के अनुसार क्या करती है, नीतियां करती है, उम्मीदवारों को तय करने में मदद करती है। जो भी प्रणाली है, ठीक है, वो क्या करेगी, जरूरतों के अनुसार भाई नीतियां भी बनाएगी और उम्मीदवारों को भी चुनेगी। प्राइमरी चुनाव, प्राइमरी इलेक्शन की बात करें, इस जरूरी प्रणाली का जरूरी हिस्सा है, ठीक है। इसमें पार्टी के पंजीकृत मतदाता अपने प्रतिनिधियों और उम्मीदवारों का चयन करते हैं, ठीक है। जो प्राइमरी इलेक्शंस है ना, इसमें क्या होता है, ये भाई एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है, चुनाव प्रणाली का। तो इसमें क्या होता है, जो पार्टी के पंजीकृत मतदाता, भाई पार्टी, इसमें पार्टी के पंजीकृत मतदाता, रजिस्टर्ड जो वोटर्स हैं वो लोग क्या करेंगे, वोट देंगे, ठीक है, प्रतिनिधि को चुनेंगे, उम्मीदवार को अपना चयन करेंगे। हाल के वर्षों में अमेरिका की राजनीति में विचारधारात्मक ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन बढ़ा है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के बीच नीतिगत और वैचारिक अंतर और गहरे हुए हैं, खासकर आर्थिक नीति और विदेश नीति में, ठीक है। अब क्या हुआ है भाई, करंट टाइम में अगर हम बात करें तो विचारधारात्मक ध्रुवीकरण, विचार जो आप कहें कि विचारधारा है ना, उसको लेकर ध्रुव बटे हैं अमेरिका के अंतर्गत हम बात करें, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के बीच नीतिगत और वैचारिक अंतर है। ये जो दो पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, ठीक है, इनके बीच में क्या है, नीतियों को लेकर और विचारों को लेकर क्या है, गहरा अंतर देखने को मिलता है, और आर्थिक, खासतौर पर आर्थिक और विदेश नीति को लेकर, ठीक है। इस दलीय प्रणाली ने समय के साथ विकास किया है, ये जो दलीय प्रणाली थी इसने समय के साथ विकास किया, और यह अमेरिका के लोकतंत्र पर सीधा प्रभाव डालती, ये जो प्रणाली है अमेरिका का जो लोकतंत्र व्यवस्था है उस पर डायरेक्ट प्रभाव डालती है। ये ना केवल राजनीतिक स्थिरता देती है, ठीक है, ये जो प्रणाली है ये क्या करती है, अमेरिका की जो आप कहें कि सरकार है,
या फिर व्यवस्था है, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था, उसको स्थिरता देती है। मतलब आप कहें कि भाई एक प्रकार से पक्का बनाती है, ठीक है, बल्कि नागरिकों को सरकार की दिशा तय करने का भी मौका देती है, ठीक है, स्थिरता देती है, उसके साथ साथ नागरिकों को भी भाई मौका देती है कि वो सरकार को तय कर सके, सरकार की दिशा को तय कर सके। हालांकि दो प्रमुख दलों का वर्चस्व कभी भी राजनीतिक बहस को सीमित कर देते हैं, फिर भी यह प्रणाली प्रतिस्पर्धा और सहमति सहमति के संतुलन को बनाए रखती है। नॉर्मल सी बात है, वे देखिए वहां की जो प्रणाली है वो वहां के समाज और वहां की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको स्थिरता देती है, ठीक है, जिसमें वही प्रतिस्पर्धा भी है और सहमति भी है, इन दोनों का संतुलन बना रहता है। आगे देखें, अगला टॉपिक आता है अमेरिकी दलीय प्रणाली की मुख्य विशेषता। अमेरिका में जो दलीय प्रणाली है, ठीक है, पार्टी सिस्टम है, अगर हम उसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो पहला आता है द्विदलीय प्रणाली, मतलब दो दलों की पार्टी है, ठीक है, और उसकी प्रणाली है। अमेरिका की राजनीति में दो प्रमुख दल डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन का प्रभाव है। ये दोनों दल सामाजिक आर्थिक नीतियां और राजनीतिक विचारधाराओं का व्यापक दायरा कवर करते हैं, ठीक है। अमेरिका में मेनली अगर हम बात करें दो पार्टी का सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम है, जिसमें एक पार्टी डेमोक्रेटिक है और एक पार्टी रिपब्लिकन है, ठीक है, ये उनके नाम है, और इन्हीं दोनों का प्रभाव भी है और इन्हीं दोनों का दबदबा भी है। उसके साथ ही सामाजिक आर्थिक नीतियां और राजनीतिक विचारधाराओं का जितना भी व्यापक दायरा है, या कहीं जितनी भी व्यापक क्षेत्र हैं जो भी इन चीजों से जुड़े हुए हैं, जैसे सामाजिक आर्थिक नीतियों से जुड़े हुए क्षेत्र और राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े हुए क्षेत्र, इन सभी को कवर करती हैं ये दोनों पार्टियां। आगे बात करें विचारधारात्मक अंतर, पहले में आता है भाई, अगर हम विशेषताओं की बात करें तो पहली पार्टी जो है वो है डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी सामाजिक न्याय, पर्यावरण सुरक्षा, प्रगतिशील नीतियां और सरकारी हस्तक्षेप की पक्षधार है। डेमोक्रेटिक पार्टी क्या मानती है, या फिर हम कहें किन चीजों के ऊपर ध्यान देती है, वो देती है सामाजिक न्याय पर, पर्यावरण की सुरक्षा पर, प्रगतिशील नीतियां, ऐसी नीतियां जो कि प्रगति करती रहे समय के साथ साथ, ठीक है, ऐसी नीतियों पर, और सरकारी हस्तक्षेप की पक्षधार है, मतलब वो चाहती है कि भाई हर एक क्षेत्र में सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें रिपब्लिकन पार्टी की, तो रिपब्लिकन पार्टी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर ध्यान देती है, मुक्त बाजार व्यवस्था को प्राथमिकता देती है, प्रायोरिटी देती है कि भाई मुक्त बाजार जो व्यवस्था है उसको अपनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए, इस चीज के ऊपर वो ध्यान देती है। इन दोनों दलों के बीच सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर साफ अंतर दिखाई देते हैं, ठीक है। ये जो दोनों दल हैं डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, इनके बीच में अगर हम देखें तो हमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सांस्कृतिक जो मुद्दे हैं उनमें अंतर दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बात करता है, निर्वाचक मंडल, ठीक है, इलेक्ट्रल जो कॉलेज है उसके बारे में। अब देखें, राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल की विशेष भूमिका है। यह प्रणाली द्विदलीय ढांचे को और मजबूत बनाती है और छोटे दलों के लिए राष्ट्रपति पद जितना मुश्किल कर देती है, ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं है दो ही पार्टी है, दो पार्टी से भी ज्यादा पार्टी है, बट अगर हम बात करें कि दो ही नेशनल पार्टीज कहलाएंगी, ठीक है, एक रिपब्लिकन एक डेमोक्रेटिक, जो कि भाई एक बड़े स्तर पर है, उस पार्टी के पास सब कुछ है और एक बड़ी पार्टी भी है, ठीक है। तो वो क्या है कि भाई निर्वाचक जो मंडल है ये क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है राष्ट्रपति के चुनाव में। इसमें क्या होता है कि भाई दो दलीय का जो ढांचा है उसको मजबूत करता है, और जो छोटे दल होते हैं ना वो राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ खास बड़ा काम कर नहीं पाते, ठीक है, इसीलिए वो राष्ट्रपति के पद को जीतना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। चौथा पॉइंट आता है विविधता और प्रतिनिधित्व। दोनों प्रमुख दल अलग अलग सामाजिक वर्ग, भौगोलिक क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। जो दोनों पार्टी हैं वो अलग अलग सामाजिक वर्गों का, कि भाई हो सकता है कोई रिपब्लिकन पार्टी किसी एक वर्ग का पक्षधार हो और वहीं जो डेमोक्रेटिक पार्टी है किसी अन्य पक्ष का जो वर्ग है उसका पक्षधार हो, तो इस प्रकार से भौगोलिक क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, भाई वो अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और आर्थिक पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि सीमित संख्या में विचारधाराएं ही प्रमुख होती हैं, लेकिन दोनों दल व्यापक जनसमूह का साथ लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्या है कि भाई सीमित संख्या में विचारधाराएं ही होती हैं, लिमिटेड लोग हैं, ठीक है, तो विचारधाराएं भी क्या होगी, सीमित ही होगी, उसमें प्रमुख भी होंगी, परंतु ये दोनों जो पार्टी हैं वो क्या करती हैं, बड़े स्तर पर जनसमूह को साथ में लाती हैं, जनसमूह का भाई अपना एक प्रकार से कहते हैं कि अपने पार्टी से जोड़ती है। पांचवा पॉइंट की बात करते हैं अन्य दलों की सीमित भूमिका। छोटे दल जैसे ग्रीन पार्टी, लिबर्टेरियन पार्टी का प्रभाव सीमित है, ठीक है। ये जो दोनों पार्टी है ना इनके जो प्रभाव है, ठीक है, इनके काम करने का क्षेत्र, इनके प्रभाव एक सीमित है, लिमिटेड तक है, ये उससे ज्यादा काम नहीं कर सकते, उससे ज्यादा अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। हालांकि यह दल मुख्य मुद्दे उठाते हैं और कभी कभी प्रमुख दलों
पर नीतिगत दबाव भी बनाते हैं। ठीक है, ये जो दोनों पार्टी है, ग्रीन पार्टी या लिबरेटन पार्टी, ये क्या करती है, मुख्य जो मुद्दे हैं उनको उठाती है दलों के सामने। ठीक है, कभी कभार उनके ऊपर नीतिगत दबाव भी बनाती है। छठा पॉइंट क्या बात करता है, सामाजिक और आर्थिक ध्रुवीकरण के बारे में। यह प्रणाली कई बार सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती है, जिससे राजनीति में तीव्र बहस और सक्रियता बनी रहती है। ठीक है, ये जो प्रणाली है, ठीक है, राजनीतिक जो प्रणाली है वहां की, वो क्या करती है, कई बार सामाजिक और आर्थिक मुद्दों का ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती है। भाई सामाजिक मुद्दों से ध्रुवीकरण का क्या मतलब है कि भाई समाज में कोई भी एक मुद्दा आप उठा लीजिए, ठीक है, उस मुद्दे के ऊपर लोगों को बंटवारा हो जाता है, लोग बंट जाते हैं कि भाई हम इस चीज को पक्के तौर पर मानते हैं, और दूसरे लोग उसके अपोजिट में जो चीज होती है उसे पक्के तौर पर मानते हैं। तो ठीक है, तो क्या होता है कि भाई ध्रुवीकरण हो जाता है। वहीं अगर हम आर्थिक मुद्दों की बात करें तो सेम ये आर्थिक मुद्दों में होता है, कई लोग भाई एक मुद्दे को इस प्रकार से अपनी एक तरह से देखते हैं, अन्य लोग उसे अपोजिट में देखते हैं। तो क्या होता है कि उनका ध्रुवीकरण हो गया, जिससे क्या होता है, राजनीति में तीव्र बहस, भाई दोनों पार्टी हैं, अब जब ध्रुवीकरण होगा तो बहस तो होगी उस मुद्दे को लेकर, और सक्रियता, एक्टिवनेस है वो बनी रहती है। सातवां पॉइंट क्या बात करता है, राज्य के अधिकार और स्थानीय विविधता। दोनों प्रमुख दल राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत होते हुए राज्य की खास जरूरतों और स्थानीय मुद्दों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, जो दोनों पार्टी है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत होते हुए, राष्ट्रीय स्तर पर मतलब नेशनल लेवल पर बोलोगे एक साथ है, एकीकृत है, ठीक है, होते हुए भी क्या करती है, राज्य की खास जरूरतों और स्थानीय मुद्दों का प्रतिनिधित्व करती है। भाई हर एक राज्य के एक प्रकार से कह सकते हैं भाई उसकी अपनी जरूरतें हैं, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में, और वहीं स्थानीय मुद्दे जो है उनका प्रतिनिधित्व करती है, उनको लीडर करती है। आठवां पॉइंट क्या बताता है, पार्टी संगठन और अभियान केंद्रित राजनीति। अमेरिकी दल चुनाव अभियान और धन जुटाने पर अधिक ध्यान देते हैं। यहाँ उम्मीदवार के व्यक्तिगत व्यक्तित्व और उनकी क्षमता को खास महत्व मिलता है। ठीक है, अब देखिए अमेरिका जो दल है, अमेरिका में जो पार्टीज हैं, ठीक है, दल चुनाव अभियान और धन जुटाने पर अधिक ध्यान देते हैं। वो लोग अपने चुनाव अभियान पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और उसके साथ साथ जो पार्टीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करने पर ध्यान देती हैं। ठीक है, यहाँ क्या होता है, यहाँ उम्मीदवार के व्यक्तिगत व्यक्तित्व और उनकी क्षमता को खास महत्व मिलता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो भाई राष्ट्रपति का जो व्यक्तित्व है, ठीक है, व्यक्तिगत जो उसका व्यक्तित्व है उसको खास आप कह सकते हैं कि महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट थे, ये पॉइंट थे अमेरिका की जो दलीय प्रणाली है उसकी विशेषताओं के बारे में। हमने 8 पॉइंट्स कवर करे, आप कम से कम 6 से 7 पॉइंट को याद करके जाइए एग्जाम में। ठीक है, वहां पे अगर आपसे पूछा जाता है कि अमेरिका में जो वही दलीय प्रणाली है उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो आप तकरीबन 5 से 6 पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करके बता पाए। आगे बढ़े अमेरिका की चुनाव प्रणाली के बारे में। ठीक है, अगला ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अमेरिका की चुनाव प्रणाली। संयुक्त राज्य अमेरिका की चुनाव प्रणाली क्या है, कॉम्प्लेक्स है चुनाव प्रणाली की अगर हम बात करें तो। ठीक है, यहाँ ऊपर हम जब तक बात कर रहे थे, ये कौन सा टॉपिक था, ये था हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में समाज और अर्थव्यवस्था को हमने कवर अप कर लिया था। उसके बाद हमने देखा था संयुक्त राज्य अमेरिका में जो दलीय प्रणाली थी, मतलब 2 दल की प्रणाली के बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, अब हम 2 दल की प्रणाली के बाद अब हम देखते हैं वहां की चुनाव प्रणाली के बारे में कि भाई चुनाव किस प्रकार से होता है, क्या चीजें हैं, ठीक है, क्या व्यवस्था है चुनाव की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की चुनाव प्रणाली जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स है और कई स्तरों पर काम करने वाली प्रणाली है। ठीक है, एक तो कॉम्प्लेक्स है मतलब काफी ज्यादा जटिल प्रणाली है, ठीक है, उसको समझना काफी कॉम्प्लेक्स या कठिन काम है। दूसरा, कई स्तरों पर काम करने वाली प्रणाली है, मतलब इसमें जो काम होते हैं वो अलग अलग लेवल्स पे होते हैं। इसमें संघीय मतलब नेशनल, फिर स्टेट आ जाती है, राज्य, और स्थानीय लोकल स्तरों पर चुनाव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 स्तरों पर चुनाव होते हैं, पहले होते हैं नेशनल लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर, और उसके बाद लोकल लेवल पर। ये चुनाव के स्तर हो गए। ठीक है, यह प्रणाली लोकतंत्र को बनाए रखने में मदद करती है और नागरिकों को राजनीतिक फैसलों में हिस्सा लेने का मौका देती है। ठीक है, ये प्रणाली जो है एक तो लोकतंत्र को बनाने में मदद करती है कि भाई अमेरिका में लोकतंत्र बना रहे और मजबूत लोकतंत्र रहे। ठीक है, इस चीज के ऊपर ध्यान देती है, साथ के साथ नागरिक जो है ना उन्हें मौका देती है कि भाई आप लोग भी जो राजनीतिक फैसले हो रहे हैं उनमें अपना हिस्सेदारी दे सकते हो, इसमें मौका ले सकते हो। आगे बात करें निर्वाचक मंडल, तो अमेरिका की चुनाव प्रणाली में राष्ट्रपति का चुनाव जनता सीधे नहीं करती बल्कि निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है। हर राज्य में जितने जनसंख्या और संसदीय प्रतिनिधित्व होते हैं उसी आधार पर उसे राज्य के निर्वाचक की संख्या तय होती है। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि राज्यों के बीच संतुलन बना रहे, लेकिन कई बार यह विवाद का भी कारण बनती है। जैसे 2000 और 2016 में चुनाव में जब जनता के वोट मतलब पॉपुलर वोट का निर्वाचक मंडल के नतीजे अलग थे। ठीक है, आप देख लीजिए अमेरिका में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना उसमें डायरेक्ट राष्ट्रपति को कौन जनता जो है ना वो नहीं चुनती, जनता के द्वारा
एक प्रकार से हम कहें कि निर्वाचक जो मंडल है ना, निर्वाचक मंडल, उसके द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हर राज्य, जो भी राज्य है अमेरिका के अंतर्गत, ठीक है, राज्य में जितनी जनसंख्या और संसदीय प्रतिनिधित्व होते हैं उसी के आधार पर उसे निर्वाचकों की संख्या तय होती है। ठीक है, समझिए कि अमेरिका में कोई राज्य है, ठीक है, उस राज्य में जितनी जनसंख्या है, वहां के जितने लोग हैं, ठीक है, और साथ के साथ संसदीय प्रतिनिधित्व, वह लोग जो कि संसद में जाने वाले हैं या फिर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग, इन दोनों को मिलाकर जितनी भी संख्या निकलती है उसके आधार पर क्या दिया जाता है, निर्वाचकों की संख्या तय होती है कि भाई हाँ, इस राज्य से इतने निर्वाचक लोग हैं। ठीक है, अब ये हो गया, वो लोग जाते हैं निर्वाचक मंडल में। ठीक है, निर्वाचक मंडल में जाते हैं और वो लोग फिर अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, ये चीज परेशानी भी बन जाती है। किस प्रकार से ये व्यवस्था क्या करती है, परेशानी बन जाती है, इसलिए ये व्यवस्था ताकि राज्यों में क्या संतुलन बना रहे, लेकिन विवाद का कारण भी बनती है। जैसे 2000 में और 2016 में जब चुनाव हुए थे, चुनाव में जनता के पॉपुलर वोट और निर्वाचक मंडल, इन दोनों के ना वोटों के नतीजे काफी अलग थे, तो उस समय ये विवाद का एक मुद्दा बन चुका था। ठीक है, अब वहां पे जो चुनाव कराने की व्यवस्था है वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, यह प्रणाली, इस प्रणाली में हर निर्वाचन क्षेत्र में वह उम्मीदवार जीतता है जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, चाहे वह बहुमत में हो या नहीं। ठीक है, आप देखिए इस प्रणाली में क्या होता है कि भाई किसी भी क्षेत्र से एक व्यक्ति खड़ा हुआ या दो व्यक्ति खड़े हुए उम्मीदवार, ठीक है, जिस भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं ना, वो व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। ठीक है, चाहे वो उम्मीदवार मतलब उम्मीदवार जो है वो बहुमत में हो या ना हो। ठीक है, परंतु अगर उसे सबसे ज्यादा वोट मिले हैं तो वो जीत चुका है। इस व्यवस्था में दो बड़े दल, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी को क्या है, बढ़ावा दिया गया। छोटे दल या स्वतंत्र उम्मीदवार चुनाव में हिस्सा लेते हैं और उनका असर सामान्यतः राज्य और स्थानीय स्तर तक सीमित रहता है। ठीक है, अब देखिए जो दो बड़ी पार्टी है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, इन दोनों पार्टी को तो अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, या बढ़ावा मिलता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली से। ठीक है, और अगर हम छोटे दलों की बात करें या फिर ऐसे व्यक्ति जो कि आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र खड़ा हो रहा है, ठीक है, किसी पार्टी से नहीं है, वो खुद ही खड़ा हो रहा है। ठीक है, तो उसको सामान्यतः अगर हम बात करें कि नॉर्मली वो कहाँ तक स्थित रहते हैं, वो राज्य या स्थानीय स्तर तक ही सीमित रहते हैं। जिस स्थान पे वो चुनाव लड़ रहे हैं या तो वो उस स्थान तक सीमित रहेंगे, अदरवाइज वो राज्य के स्तर तक आ जाते हैं, मतलब राज्य के स्तर तक सीमित रहते हैं। चुनाव प्रक्रिया के चरणों की बात करें, अमेरिका में जो चुनाव प्रक्रिया है उसके चुनाव चरणों की बात करते हैं, तो अमेरिका में चुनाव कई चरणों में होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी, फिर कॉर्कस। ठीक है, जिसमें राजनीतिक दल अपने राष्ट्रपति के उम्मीदवारों का चुनाव करता है। प्राइमरी चुनाव में क्या होता है, ये राज्य की सरकार बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, फिर कॉर्कस आ जाते हैं, यह पार्टी खुद आयोजित करती है। इसके बाद नेशनल कन्वेंस होते हैं, जहां पार्टी अपने आधिकारिक उम्मीदवारों की घोषणा करती है। फिर आम चुनाव नवंबर के पहले मंगलवार को कराए जाते हैं। नॉर्मल जो चुनाव है वो नवंबर के पहले मंगलवार को कराए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है, पहले होंगे प्राइमरी, ठीक है, जो कि राज्य सरकार कराती है, फिर आते हैं कॉर्कस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई ये जो पार्टियां है ये खुद कराती है। अभी इसके अंतर्गत क्या होता है कि भाई इसमें एक प्रकार से हम कहें कि जो पार्टी के लोग हैं उन्हें चुनाव दिया जाता है, ठीक है, चुना जाता है। अब जब ये हो जाता है तो नेशनल कन्वेंस होता है, जिसमें क्या करती है पार्टी ना अपने आधिकारिक उम्मीदवार, भाई जिन लोगों को चुना गया है, ठीक है, उम्मीदवार, उनकी घोषणा करती है। अगला पॉइंट है मतदाता पंजीकरण, मतलब वोटर रजिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यह एक जरूरी प्रक्रिया है, लेकिन इसमें जटिलता भी होती है। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो एक जरूरी है, मतलब कंपलसरी है या इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, बट थोड़ी जटिल है, कॉम्प्लेक्सिटी भी इसमें है। अमेरिका में लोग खुद जाकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, यह प्रक्रिया स्वयं नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि भाई लोग मेनली जाकर खुद जाएंगे, अपने फॉर्म अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, ये अपने आप नहीं होती है, इस प्रकार की चीजें हर राज्य में अलग अलग होती है। ठीक है, हर राज्य में जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो अलग अलग होती है। फिर आगे देखिए, कुछ राज्यों में ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन और मेल इन वोटिंग जैसे आसान व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन के बारे में भी व्यवस्था की गई है, और ठीक है, मेल इन वोटिंग की भी प्रोसेस उन्हें दी गई है। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे मतदाता पहचान के जो कानून है उन पर बहस भी होती रहती है। तो ये वोटिंग के बारे में हो गया। अब आगे देखें मतदान की तकनीक और सुरक्षा। अमेरिका में मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन और पेपर बैलेट्स दोनों का उपयोग होता है, जैसा कि भारत में भी है। ठीक है, हमारे यहाँ ईवीएम का यूज भी होता है और पेपर बैलेट्स का भी यूज होता है। हाल के वर्षों में साइबर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। ठीक है, इसीलिए चुनाव की सुरक्षा को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए हैं।
2020 के चुनाव में महामारी के चलते डाक मतपत्र मतलब मेल इन बैलेट्स का व्यापक इस्तेमाल हुआ, जिससे प्रक्रिया और समावेशी बनी, लेकिन इस पर राजनीतिक विवाद भी हुए थे। देखिए, अमेरिका में क्या है कि भाई मेनली जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उसका यूज किया जाता है और बैलेट पेपर का यूज किया जाता है ताकि चुनाव किए जा सके। ठीक है, इसके साथ साथ अब क्या है कि भाई अब साइबर सुरक्षा या साइबर क्राइम का समय ज्यादा हो रहा है, ठीक है, काफी बढ़ रहा है, तो इसके चलते 2020 में जो चुनाव हुए थे, ठीक है, 2020 में जो चुनाव हुए थे उसमें हुए थे डाक मतपत्र के, मतलब मेल इन बैलेट्स के द्वारा हुआ था। मतलब एक प्रकार से कहें कि व्यक्तियों के घर घर जा जाके इस प्रकार की सुविधा दी गई थी, क्योंकि बाहर निकल के या एक जगह पे वोट देना काफी मुश्किल था 2020 के अराउंड जब महामारी थी। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था थी, परंतु इसके लिए भी काफी ज्यादा राजनीतिक मतभेद या विवाद हुए थे। चुनाव में धन का प्रभाव, 2010 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजन यूनाइटेड बनाम EFEC केस में फैसला दिया, जिससे राजनीतिक फंडिंग पर कई प्रतिबंध हट गए। इसके बाद क्या हुआ, सुपर PAC पॉलिटिकल एक्शन कमेटी और अमीर व्यक्तियों का प्रभाव बढ़ा। अब देखिए, समझ लीजिए कि 2010 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एक केस सिटीजन यूनाइटेड बनाम EFEC का जो केस था उसमें फैसला दिया, जिससे क्या हुआ कि भाई राजनीतिक जो फंडिंग हो रही थी ना उसके ऊपर जो प्रतिबंध या फिर रिस्ट्रिक्शंस लगे थे उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया था। इसके बाद क्या हुआ कि भाई इसके बाद सुपर PAC मतलब पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बनाई गई। ठीक है, और ये कमेटी और जो अमीर व्यक्ति थे उनका इस चीज के तहत प्रभाव बढ़ा, क्योंकि अब जो फंडिंग थी ना, काफी मतलब पैसों की फंडिंग, राजनीतिक पार्टीज के लिए पैसों की जो फंडिंग थी, ठीक है, या चुनाव में जो पैसों की फंडिंग थी उसके ऊपर प्रभाव पड़ा था। इस वजह से चुनाव में धन का बड़ा असर दिखता है, जिससे असमानता उत्पन्न होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई अमेरिका में जो चुनाव होते हैं उसमें पैसे का काफी बड़ा असर देखने को मिलता है। आगे बात करें संघीय ढांचे पर आधारित प्रणाली। अमेरिकी चुनाव प्रणाली इस तरीके से बनाई गई है कि वह हर राज्य की स्वतंत्रता और अधिकारों का सम्मान करती है। ठीक है, उस चुनाव प्रणाली को, अमेरिका की जो चुनाव प्रणाली है उसे इस तरह बनाया गया है कि भाई वहां पे जितने भी राज्य हैं, ठीक है, और राज्य हैं उनकी स्वतंत्रता और उनके राज्यों के जो अधिकार हैं उनका सम्मान किया जाता है। हर राज्य अपने चुनाव के नियम खुद तय करता है, जिससे देश में एकरूपता की कमी तो दिखती है, लेकिन यह प्रणाली राज्यों की स्वायत्तता को सुरक्षित करती है। ठीक है, आप देख लीजिए, नॉर्मल सी बात। वहां पे क्या है अमेरिका में, इसमें बताया गया है कि भाई अमेरिका में जो राज्य है ना वो चुनाव कराने के नियम खुद तय करता है। ठीक है, इसके ऊपर किसी अन्य राज्य या फिर किसी और जो ऊपर से पावर है उनका दबाव नहीं होता। ठीक है, इससे एक चीज तो ये कमी, इससे कमी आती है एकरूपता की, कि भाई राज्यों के बीच में एकरूपता नहीं है, परंतु जो राज्य अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर रहा है चुनाव कराने के लिए, ठीक है, उससे उसकी इंडिपेंडेंस या फिर उसकी स्वतंत्रता सुरक्षित होती है, उसे सुरक्षा दी गई है। ठीक है, उसे स्वतंत्रता दी गई है कि भाई आप अपने हिसाब से चुनाव करा सकते हो, अपने राज्य में आप अपने नियम तय कर सकते हो। ठीक है, तो ये है। फिर बात करें चुनाव सुधार की आवश्यकता। इस प्रणाली को लेकर समय समय पर सुधारों की मांग उठती रहती है, जैसे निर्वाचक मंडल को समाप्त करना, मतदान प्रक्रिया को सरल बनाना, धन के प्रभाव को कम करना, जो कि अमेरिका में काफी बड़े स्तर पर धन का प्रभाव होता है जब चुनाव होते हैं तब। फिर आती है संघीय व्यवस्था। ठीक है, संघीय व्यवस्था को देख लेते हैं। अमेरिका की शासन प्रणाली संघीय पर आधारित है। ठीक है, संघीय व्यवस्था है, इसमें शक्तियां राष्ट्रीय सरकार और 50 राज्यों में बटी हुई है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि भाई संघीय व्यवस्था है तो जो पावर्स है ना वो राष्ट्रीय मतलब नेशनल गवर्नमेंट पे और साथ के साथ जो 50 अन्य राज्य हैं उनके बीच में बटी हुई है। यह संविधान के तहत चलता है, जिसे 1787 में लागू किया गया था। इसके उद्देश्य पूरे देश को एकजुट रखना और राज्य को अपनी स्वतंत्रता देना है। ठीक है, ये जो संविधान के तहत संघीय व्यवस्था अपनाई गई ना, इसका मेन उद्देश्य ये था कि भाई राज्य को एकजुट रखा जा सके, पूरे देश को एकजुट रखा जा सके और राज्य को उसकी स्वतंत्रता दी जा सके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भाई राज्य के पास अपनी पावर्स हैं और जो एक प्रकार कहेंगे जो मेन में है, जो राष्ट्रीय सरकार है उसके पास अपनी पावर है। ठीक है, सरकार को 3 शाखाओं में बांटा गया है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तीनों शाखाएं स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर निगरानी और संतुलन बनाए रखती हैं। ठीक है, तीनों शाखाएं जो है या तीनों ब्रांचेस जो है, एक तो वो स्वतंत्र है पूरी तरह से, ठीक है, दूसरा वो सभी की सभी शाखाएं एक दूसरे के ऊपर निगरानी रखती रहती हैं, ठीक है, और संतुलन बनाए रखती हैं। राष्ट्रीय सरकार रक्षा, विदेश नीति और मौद्रिक नीति जैसे बड़े मामलों को देखती है। राज्य सरकार शिक्षा, कानून व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन जैसे जो विषय हैं उनके ऊपर ध्यान देती है। ठीक है, नेशनल जो गवर्नमेंट है या हम कहें कि जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो विदेश नीति, रक्षा,
ठीक है, और मौद्रिक नीति से रिलेटेड, जो पैसों से रिलेटेड जो बड़ी बड़ी नीतियां बनाई जाती हैं वो देखती है राष्ट्रीय सरकार। वहीं अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, ठीक है, और स्थानीय प्रशासन को अच्छे से चलाने के क्षेत्र में राज्य सरकार ध्यान देती है। राज्यों की स्वतंत्रता, हर राज्य का अपना संविधान, कोर्ट और विधानसभा होती है, ठीक है। वे अपनी नागरिकों के लिए कानून और नीतियां तय करने में स्वतंत्र है, ठीक है। हर राज्य जो है, आप कहें तो हर राज्य के पास अपना एक प्रकार से कहें कि छोटा सा संविधान होगा। हम कहें तो मेन संविधान जो अमेरिका का पूरा है एक वो है, बट एक होता है ना कि भाई छोटे राज्य है तो उसके अकॉर्डिंग उसका संविधान तैयार किया गया छोटा, तो एक वो संविधान है। उनके अपने कोर्ट हैं, अपनी विधानसभाएं हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि भाई वो नागरिकों के लिए कानून बनाती है, नीतियां तय करती है और स्वतंत्र रूप से काम करती है। 10वां संशोधन जब आया तो इसमें कहा गया कि जो शक्तियां संघीय सरकार को नहीं दी गई वे राज्य और जनता के पास होती हैं, ठीक है। संघीय सरकार में मतलब जो सेंटर पावर है, एक प्रकार से कहें कि अगर जो पावर्स या जो शक्तियां सेंटर को नहीं दी गई वो सब दी गई हैं राज्य को, और राज्य में जो रह रहे नागरिकों के पास है। इससे संघ और राज्य के बीच में क्या संतुलन बना रहता है। अब देखिए नॉर्मल सी बात है, अगर हम सारी की सारी पावर सेंटर को दे दें तो सेंटर क्या करेगा, अपने हिसाब से पूरे देश को चलाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा अमेरिका काफी बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, बड़ा देश है, तो उसको चलाने के लिए अगर हम सेंटर पे सारी पावर दे देंगे तो कहीं ना कहीं देश में कई सारी चीजें गलत होती दिखाई देंगी। तो इसीलिए क्या कहा गया कि भाई राज्य के पास अपनी होगी, हर राज्य के पास अपनी होगी, तो राज्य क्या करेगा, अपने छोटे से क्षेत्र को अच्छे से चला पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, शक्तियों का संतुलन बना रहेगा। संविधान की सर्वोच्चता, जब राज्य और संघीय कानून में टकराव होते हैं तो संविधान और संघीय कानून को प्राथमिकता दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट इस टकराव को सुलझाने और सीमाओं को स्पष्ट करने में बड़ी भूमिका निभाता है, ठीक है। देखिए संविधान को ना सबसे सर्वोच्च माना गया है, सबसे टॉप पे माना गया है, सबसे ऊपर माना गया है, ठीक है। जब राज्य और संघीय कानून में टकराव होते हैं ना, तब क्या होता है, संविधान और संघीय कानून को प्राथमिकता दी जाती है, संविधान को और फिर संघीय कानून, इन दोनों चीजों को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। उसके बाद राज्य और बाकी चीज आती है, और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इन टकरावों को सुलझाता है और सीमाएं स्पष्ट करता है। फिर आता है सहकारी और प्रतिस्पर्धात्मक संवाद। सहकारी संघवाद की बात करें तो कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म, इसमें केंद्र और राज्य मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसे विषय पर काम करते हैं, ठीक है। सहकारी और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद, पहले आती है सहकारी संघवाद, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाई केंद्र मिलकर, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और राज्य मिलकर क्या करती है, शिक्षा के सेक्टर में, स्वास्थ्य के सेक्टर में और परिवहन के सेक्टर में क्या करता है, काम करता है। फिर प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की बात करें तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, इसमें राज्य आपस में कर नीति, नीतियां और निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें राज्य आपस में, दो राज्य जो है, भाई अमेरिका में कई राज्य हैं, तो जो दो राज्य हैं वो आपस में कर नीति, मतलब टैक्स के लिए नीति, फिर नीतियां और निवेश कि भाई इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से होगा, इस चीज के लिए वो क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। आगे बढ़े, संघीयता में चुनौती, राज्य की स्वायत्तता कई बार चुनौतीपूर्ण रही है, ठीक है। राज्यों की जो स्वतंत्रता है ना, कई बार उन्हें चुनौतियां देखने को मिलती है। पहला आती है गृह युद्ध, जो कि हुआ था 1861 से 65 के बीच में। तो यह राज्य अधिकार बनाम संघीय एकता का चरम संघर्ष था। ये जो गृह युद्ध था ये क्या था, ये राज्य अधिकार बनाम संघीय एकता, इन दो के बीच में संघर्ष था। इस युद्ध के बाद तय हुआ कि संघीय सरकार सर्वोच्च है और कई राज्य है, और कोई राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। देखिए जब ये हुआ था, गृह युद्ध हुआ था, तो इसके अंतर्गत दो व्यक्तियों या कहें दो पावर्स के बीच में संघर्ष हुआ था। पहली थी राज्य अधिकार, ठीक है, दूसरा संघीय एकता, इनके बीच में संघर्ष हुआ, और अंत में जो फैसला निकला उसमें क्या हुआ, उसमें हुआ कि भाई संघीय जो सरकार है ना वो सबसे ऊपर है, ठीक है, संघीय सरकार ऊपर है और राज्य किसी भी संघ से अलग नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई अमेरिका का कोई राज्य चाहे कि नहीं भाई मैं संघ से अलग होना चाहता हूं, मैं अपना अलग ही स्टेट बनाऊंगा या अलग ही कंट्री बनाऊंगा, तो इस प्रकार की व्यवस्था के लिए मना किया गया था, ठीक है, अलग नहीं हो सकता। फिर आता है अगला पॉइंट कि आधुनिक मुद्दे जैसे नागरिक अधिकार, पर्यावरण कानून और स्वास्थ्य सुधारों पर संघ और राज्यों के बीच में विवाद होते रहते हैं, ठीक है भाई। करंट टाइम में कहें या फिर आधुनिक जो मुद्दे हैं जिसमें आता है नागरिकों के अधिकार को लेकर, फिर पर्यावरण के रिलेटेड कानून बनाना और स्वास्थ्य सुधारों के ऊपर क्या है कि भाई इसमें संघ और राज्यों के बीच में क्या होता रहता है, विवाद होता रहता है समय समय पर। अगला है राज्यों के बीच समानता। अब राज्यों के बीच में समानताओं की बात करें तो हालांकि जनसंख्या और क्षेत्रफल में अंतर है, फिर भी संविधान कहता है कि सभी राज्यों को समान अधिकार मिलेंगे, ठीक है। संविधान क्या कहता है, सभी राज्य हैं उनको समान अधिकार मिलेंगे, फिर भी उसमें जनसंख्या और क्षेत्रफल के बीच में, राज्यों के बीच में अंतर देखने को मिलता है। सीनेट में
हर राज्य से 2 सदस्य होते हैं। प्रतिनिधि सभा में संख्या जनसंख्या के अनुसार तय होती है। ठीक है, जो सीनेट है अमेरिका में, उसके अंतर्गत राज्य से 2 सदस्य जुड़ेंगे। ठीक है, और प्रतिनिधि जो सभा है उसमें जनसंख्या के अकॉर्डिंग, मतलब संख्या के अकॉर्डिंग जो है वो तय किया जाएगा। अगला पॉइंट आता है स्थानीय जरूरतों के अनुसार नीति निर्माण। ठीक है, अभी हम यहाँ पे किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे मेनली बात कर रहे हैं संघीय व्यवस्था के बारे में। अब संघीय व्यवस्था में एक पॉइंट आता है स्थानीय जरूरतों के अनुसार नीति जो बनाई जाती है। ठीक है, तो राज्य अपने हिसाब से नीतियां बना सकता है। राज्य को छूट है या फिर हम कहें स्वतंत्रता है कि वो अपने हिसाब से नीतियां बना सकता है। कुछ राज्य कर में छूट देकर व्यापार बढ़ाते हैं। कुछ राज्य सामाजिक कल्याण और सेवाओं पर ध्यान देते हैं। इससे नागरिकों को अपनी जरूरतों के अनुसार राज्य चुनने की स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है, क्या है कि भाई कुछ जो राज्य है या कुछ जो स्टेट्स है वो करो मतलब टैक्स के ऊपर छूट दे देते हैं। ठीक है, अच्छी खासी, तो उससे क्या होता है? व्यापार बढ़ता है। ठीक है, कुछ राज्य क्या करते हैं भाई? सामाजिक कल्याण मतलब अपने समाज के लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाना, ठीक है, सेवाएं प्रदान करना, इन चीज के ऊपर ध्यान देते हैं। आगे बात करें संघ और एकात्मक संतुलन। यह संतुलन अमेरिका की राजनीतिक स्थिरता और विकास में मदद करता है। ये जो संतुलन है ये क्या करता है? अमेरिका की स्थिरता, राजनीतिक व्यवस्था जो है उसमें स्थिरता और उसमें विकास में मदद करता है। हालांकि कई बार जटिलता भी पैदा होती हुई दिखाई दी है, जैसे आपात स्थिति में केंद्र और राज्यों के बीच में तालमेल की कमी हो जाती है। ठीक है, जब भी कभी इमरजेंसी जैसी कोई सिचुएशन होती है ना, तब अमेरिका में जो संघीय व्यवस्था है जिसमें राज्य और केंद्र आते हैं, उनके बीच में जो तालमेल है उसमें कमी देखने को मिलती है, उसमें मतभेद देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे हमारे अमेरिका की संघीय व्यवस्था के बारे में। आप ये सारे के सारे नोट्स हमारे ऐप पर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्टली हमें कमेंट करिए कि सर हमें ये वाला टॉपिक या ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, हम आपको वो पॉइंट बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो वीडियो है वो खत्म हो जाती है। वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, अब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे 2 टेलीग्राम के ग्रुप्स अवेलेबल है। ठीक है, आप जाके उन पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। कोई भी आपका डाउट हो आप डायरेक्टली वहीं हमसे पूछ सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपकमिंग वीडियोस में हम लोग एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके छठे सेमेस्टर के, उनको भी कवर अप करेंगे। ये नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर मिल जाएगी, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और हमारे ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाइए ऐप के ऊपर स्टडी करिए। छठे सेमेस्टर के नोट्स हमने अवेलेबल करा दिए हैं, तो आपको इधर उधर जाके कहीं भी नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली हमारे ऐप से नोट्स पढ़ सकते हैं। करंट टाइम में 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे ऐप को यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग नोट्स से स्टडी कर रहे हैं, कॉलेज के अपडेट्स प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर वहां पे मिल जाएंगे आपको। छठे सेमेस्टर के तो खैर नहीं मिल पाएंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं छठे सेमेस्टर के, बट आप बाकी सारी चीजें, सिलेबस, स्टूडेंट पोर्टल और स्टडी नोट्स की जो पीडीएफ है वो सब वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।